हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी। और आज अपन सॉल्व करने वाले हैं टॉप 15 क्वेश्चंस ऑफ योर स्टडी नोट नंबर 1, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो बहुत ही ज्यादा मजेदार ये आज का लेक्चर होने वाला है। आई होप आपने बहुत बढ़िया से तैयारी कर ली होगी। तो फिर देर किस बात की, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके तो बढ़ते हैं सीधा अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन की बारिश लाइन बाय लाइन होने वाली है आपके ऊपर। और ये है पहला क्वेश्चन। आई होप आप सब इसको बनाने के लिए पूरी तरीके से रेडी होंगे। क्या है? द टर्म इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम विच टू ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, तो भैया इकोनॉमिक्स जो है कौन से दो ग्रीक वर्ड को मिला के बनता है, ये अपने को बताना है। पहला है अकियोस और नॉर्मन, दूसरा है इकोस और मोनिक्स, तीसरा है ओकियोस और नेमन, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो भैया ये तो ऐसा क्वेश्चन है एकदम हलवा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है आपके स्टडी नोट की। भैया ये पहली लाइन से पहला क्वेश्चन आपका निकल गया है, काफी इजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओकियोस एंड नेमन। इसको मैं दिखा भी देता हूं। तो ये है आपका स्टडी नोट जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है कि टू ग्रीक वर्ड्स ओकियोस और नेमेन से आया है, जहां ओकियोस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नेमेन का मतलब होता है मैनेजमेंट। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। डैश इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो भैया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोला जाता है, ये हमको बताना है। ए ऑप्शन लायनल रॉबिन्स, बी है एडम स्मिथ, सी जे एम कीन्स और डी है एल्फ्रेड मार्शल। तो भैया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है इसमें से? और इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। कहां दिया है ये चीज हमारे नोट्स में? थोड़ा सा बस नीचे आओगे तो ये रहा, एडम स्मिथ वाज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। देख रहे हो कैसे बिटवीन द लाइन से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन जो है बन के आपके पेपर में आ सकते हैं। बस उसी की मैं तैयारी आप सभी को करवा रहा हूं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सब लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड। द टर्म माइक्रो एंड मैक्रो वाज इंट्रोड्यूस इन इकोनॉमिक्स बाय हूम। तो भैया इनमें से किसने इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस किया? क्या वो है ऑप्शन नंबर ए जेबी से, क्या है वो ऑप्शन नंबर बी पॉल ए सैमुअल्सन, क्या वो है एसीपीयू, या हमारे फ्रेंच भाई साहब रैंगनर? फ्रेंच भाई साहब कौन है जिन्होंने इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो का जो टर्म है उसको इंट्रोड्यूस किया? आई होप अभी तक आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तो मैं भी बता देता हूं, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, नहीं ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रैगनर फिश ने दिया था, माइक्रो और मैक्रो टर्म को इंट्रोड्यूस किया था हमारे इकोनॉमिक्स में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड प्राइस थियरी। क्या ये ट्रू है, फॉल्स है, पार्टली ट्रू है या पार्टली फॉल्स है? तो सिंपल भैया ये जो क्वेश्चन है जहां डायरेक्ट आपको कंपेयर करके बता रहे हैं कि इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, तो इसमें पार्टली ट्रू पार्टली फॉल्स के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इस चीज को यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे। अब अगर दो चीज में से आपको एक का भी आंसर पता है तो आप आंसर कर पाओगे कि वो चीजें ट्रू है या वो चीज फॉल्स है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को अपन क्या बोलते हैं? थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स को बोलते हैं प्राइस थ्योरी, जो कि अगेन गलत बात है। यहाँ पे ये दोनों चीजें उल्टी लिखी है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा फॉल्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को अपन बोलते हैं प्राइस थ्योरी और थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स को। नोट्स में से मैं आपको दिखा देता हूं, थोड़ा नीचे जाएंगे। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ, ये देखो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपने को मिल जाना चाहिए, ये देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस थियरी। सेम वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपन नीचे जाएंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो बिल्कुल बिटवीन द लाइन सारे जो भी क्वेश्चन है मैंने रेड से हाईलाइट करके रखे हैं अपने नोट्स में। साथ ही साथ नीचे लास्ट में वन लाइनर भी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्या इनकी इंपॉर्टेंस है। लेक्चर के दौरान तो मैं चीख के रह गया कि भैया नोट्स डाउनलोड कर लेना, प्रिंट निकाल के पढ़ लेना, बहुत ज्यादा हेल्प होगी। और ओवर 80,000 स्टूडेंट्स ने टिल डेट हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से हमारे नोट्स को डाउनलोड किया और उनको पढ़ा है। और आई होप कि बहुत से लोगों के भैया एग्जाम में उनको हेल्प हुई होगी और अपना एग्जाम भी उन्होंने क्लियर किया है। अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी कैन बी वेरी वेल एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से हम इकोनॉमी की जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या डिमांड एंड सप्लाई कर्व, एम्प्लॉयमेंट कर्व, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर कर्व? काफी इजी सिंपल क्वेश्चन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो इकोनॉमी की जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और whom टू प्रोड्यूस, ये इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बहुत इजीली एक्सप्लेन कर देता है। डिटेल में जानना है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है तो आपको देखना पड़ेगा हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर्स, प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब में सेपरेटली मिल जाएगी। अपन बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, द स्टॉक ऑफ गुड्स अंडर द डैश ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल वेल्थ। ठीक है, स्टॉक ऑफ गुड अंडर द डैश, अब डैश में क्या आएगा? क्या वो लीज आएगा, रेंटल एग्रीमेंट, ओनरशिप, या बोथ ए एंड सी? ठीक है, कब हम
किसी स्टॉक ऑफ गुड्स को किसी भी पर्सन की पर्सनल वेल्थ बोलेंगे। क्या अगर उसने कोई प्रॉपर्टी लीज पे ली है तो क्या ये उसकी पर्सनल वेल्थ में काउंट होगी? अगर वो रेंटल एग्रीमेंट के अंदर किसी प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है तो क्या ये पर्सनल वेल्थ के अंदर आएगा या ओनरशिप में आएगा, या बोथ एएनसी यानी लीज और ओनरशिप में अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी है तो वो उसकी पर्सनल वेल्थ काउंट करेंगे अपन। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या होने वाला है? तो देखो भैया, सबसे पहले काफी सिंपल, रेंटल एग्रीमेंट के अंदर अगर आप कोई प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो तो आप उसके ओनर नहीं बन जाते हो, ठीक है, वो आपकी पर्सनल वेल्थ में काउंट नहीं होगी। साथ ही साथ लीज भी सेम ही है, मोर और लेस लीज और रेंट एक ही चीज होती है। हाँ, डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस में अपन अभी नहीं जाएंगे, बट समझ लो कि लीज और रेंट लगभग सेम चीजें होती है। अगेन यहाँ पे जो ओनर है या पर्सनल वेल्थ की अगर बात करें तो जो भी प्रॉपर्टी आपने लीज या रेंट पे लेके रखी है वो आपकी पर्सनल वेल्थ के अंडर में काउंट नहीं होगी। तो लीज भी नहीं आएगा, रेंटल एग्रीमेंट नहीं आएगा, तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर डी अपना जो बोलता है बोथ एएनसी, ये भी नहीं आएगा। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओनरशिप। यानी आपके पास जो भी प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, जिसके ऊपर आपकी ओनरशिप है, वही आपकी पर्सनल वेल्थ के अंदर में आएगी। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो आपने रेंट या लीज पे लेके रखी है, आप उसको यूज भली कर रहे हो बट वो आपकी पर्सनल वेल्थ के अंदर नहीं आएगी। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्लियर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 7, नेट वर्थ इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। बिल्कुल हाँ, ये देखो पहला ही ऑप्शन काफी सिंपल। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन हटा दो, क्या बन जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट। क्लास 12 चैप्टर था आपका नेशनल इनकम, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 और 4 आपका बनता था नेशनल इनकम। वहां अपन सीखते थे ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन हटा दो, क्या बचेगा? नेट बचेगा। तो वही यहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? ग्रॉस जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसमें आप साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? आपका नेट इन्वेस्टमेंट। बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं कि भैया ए ऑप्शन अगर हमको सही दिख रहा है तो एकदम बस टिक मारो आगे बढ़ जाओ। बाकी ऑप्शंस को भी आपको एक बार रीड करना है और फिर जब आप अपने एग्जाम में आंसर डालेंगे, सारे ऑप्शन रीड करने के बाद ही आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। बाकी क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं, इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट प्लस गुडविल ये भी नहीं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्लस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, तो ये तो क्या हो जाएगा? अपना टोटल इन्वेस्टमेंट एक तरीके से हो जाएगा। बट अपने को क्या पूछ रहा है? नेट इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है। नेट इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन का माइनस होना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसमें से ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन का माइनस होना क्या बनता है? नेट इन्वेस्टमेंट। तो ऑप्शन ए क्या है? सही आंसर है। आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस दैट इज सीएस इज इक्वल टू विलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस वाज इंट्रोड्यूस बाय। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इनमें से किस इकोनॉमिस्ट ने दिया था? क्या वो एल्फ्रेड मार्शल है, एसीपीयू है, लाइनल रॉबिन्स है या एडम स्मिथ है? थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोग को सोचने में, तो आराम से सोचो, एक दो बार क्वेश्चन को रीड करो, मन में रिकॉल करो कि इसका आंसर क्या हो सकता है और फिर भरभरा के कमेंट में आंसर अपना डाल दो। क्या वो ऑप्शन ए है, बी है, सी या अपने मार्शल भाई साहब है? तो चलो बिना किसी देरी के मैं फट से आपको आंसर बताता हूं और सही आंसर है एल्फ्रेड मार्शल। नोट्स में कहा आपको मिलेगा? कंज्यूमर सरप्लस के आपको टॉपिक में जाना है। अगेन ये बिटवीन द लाइन का क्वेश्चन है, ये सेंट्रल प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो पीपीसी जो है वो सेंट्रल प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से अपना बन गया था। बट अपन नीचे जाएंगे, देखो पर्सनल वेल्थ, पर्सनल वेल्थ में भी क्या? स्टॉक अंडर द ओनरशिप ऑफ पर्सन ही क्या बोलते हैं? पर्सनल वेल्थ बोलते हैं। नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, कंज्यूमर सरप्लस कहाँ है? ये रहा कंज्यूमर सरप्लस। तो इसको किसने दिया था? एल्फ्रेड मार्शल। रेड में हाइलाइटेड है ये पॉइंट हमारे नोट्स में, और यही ब्यूटी है, सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैक्सिमम जिनसे भैया एमसीक्यू बन सकते हैं सभी आपको हाइलाइटेड मिल जाएंगे, आपको कहीं भी थोड़ी भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बढ़ेंगे अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एट प्रेजेंट। यानी आज बैठ के ये अंदाजा लगाना कि इस प्रोडक्ट की फ्यूचर में क्या डिमांड होने वाली है, इसको अपन क्या बोलते हैं? क्या वो डिमांड स्पेकुलेशन है, क्या वो डिमांड फोरकास्टिंग है, डिमांड फैसिनेशन है या डिमांड थियरी है? काफी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से अटेम्प्ट कर दो, आंसर दे दो अपना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। लाइव चैट बॉक्स तो चल ही रहा है, फटाफट से मैं इसका सही आंसर बताता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 9, एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एट प्रेजेंट इज नोन एज डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फैसिनेशन जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। डिमांड थियरी एक थियरी है बट वो इस चीज के बारे में बात नहीं करती है। डिमांड स्पेकुलेशन भी सही वर्ड नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है? डिमांड फोरकास्टिंग। यानी आज अंदाजा लगाना, एस्टिमेट करना कि फ्यूचर डेट में पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या डिमांड होने वाली है, इज नोन एज डिमांड फोरकास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 10, when the total utility reaches the maximum the marginal utility is, ठीक है। डायग्राम मन में आपको याद आना चाहिए, अपन डायग्राम बनाते थे, ठीक है, यूटिलिटी, ठीक है, मार्जिनल और एवरेज वगैरह। तो जब टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पे पहुंचती है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? क्या वो भी मैक्सिमम होती है, मिनिमम होती है, जीरो होती है या नन ऑफ दीज होती है? तो देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इसका सही आंसर है जीरो। जब टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पे पहुंचती है तब मार्जिनल यूटिलिटी आ जाती है जीरो पे। नोट्स में दिखाना चाहूंगा, ये रहा, ये लो।
इस डायग्राम से भी देख सकते हो। तो शेड्यूल है, टोटल यूटिलिटी क्या है 100, अपने मैक्सिमम पे पहुंच चुकी है। उस समय मार्जिनल यूटिलिटी क्या है 0 है। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो, जब टोटल यूटिलिटी अपने एकदम मैक्सिमम पे है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ क्या है 0 पॉइंट पे टच कर रहा है। तो यहाँ से आपका ये एमसीक्यू क्वेश्चन निकल के आया। नेक्स्ट इज मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव व्हेन टोटल यूटिलिटी इज डैश। तो मार्जिनल यूटिलिटी कब नेगेटिव हो जाती है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे टोटल यूटिलिटी का चल क्या होता है। टोटल यूटिलिटी गोज ऑन राइजिंग, गोज ऑन डिमिनिशिंग, मैक्सिमम पॉइंट पे होता है या नेगेटिव होता है। तो जिन लोगों ने चालाकी से अभी ग्राफ को बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा तो वो तो आंसर कर पाएंगे, इसलिए मैं भी बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इसका आंसर बता देता हूं। और इसका सही आंसर है गोज ऑन डिमिनिशिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा। दिखा देता हूं नोट्स में, ये देखो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या है मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई नेगेटिव। और यही क्वेश्चन पूछा है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगी तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी। तो टोटल यूटिलिटी देखो 100 से क्या हो गई 90, यानी ये डिमिनिशिंग होना चालू हो गई, फॉल होना चालू हो गई। ये देखो मैक्सिमम पॉइंट के बाद टोटल यूटिलिटी क्या है गिरना चालू हो गई है, और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में जा चुका है 0 से भी नीचे। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एक्सेप्शन है, यानी कोई भी ऐसी गुड जितना ज्यादा हम इसको कंज्यूम करते जाएंगे इससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम नहीं होगा, बढ़ते जाएगा या उसी लेवल पे रहने वाला है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है, क्या वो कलेक्शन ऑफ रेयर गुड्स है, जी हाँ बिल्कुल है। हॉबीज है, हाँ हम जितना हॉबी अपने परफॉर्म करते जाते हैं हमको सेटिस्फेक्शन और ज्यादा मिलते जाता है। ऑप्शन नंबर सी भी हाँ। तो सही आंसर क्या निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सही आंसर क्या है ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से ये तीनों चीज को अगर हम जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे जितना ज्यादा परफॉर्म करेंगे इससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमारा कंटिन्यू बढ़ते जाएगा, कम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13, which among the following is not an assumption, not an assumption। ध्यान से, इनमें से कौन सा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का assumption नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, द यूनिट आर हेट्रोजीनस, द यूनिट्स मस्ट बी ऑफ रीजनेबल साइज, there is no change in the taste and preference of consumer, or there is a one time gap between one unit of consumption and the next unit of consumption। इनमें से कौन सा assumption नहीं है, ध्यान से, इनमें से कौन सा assumption नहीं है। सबसे पहले ऑप्शन सी को ही चलो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, इसका एक अजम्पशन है कि कोई भी टेस्ट और प्रेफरेंस में चेंज नहीं आना चाहिए, टाइम गैप भी जो है वो सेम होना चाहिए, फिर रीजनेबल साइज, यानी ऐसा नहीं है कि कहीं साइज में या क्वालिटी में क्वांटिटी में कुछ अंतर हो जाए। तो क्या बच गया ऑप्शन नंबर ए, यूनिट्स आर हेट्रोजीनियस, ये इसका अजम्पशन नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या बनेगा अपना राइट आंसर बन जाएगा टू क्वेश्चन नंबर 13। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। स्केसिटी सेंटर डेफिनेशन वाज गिवन बाय, अब मजा आएगा, देखते हैं कि आप लोगों को नाम याद है या नहीं है। क्या टॉपिक है ये, मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ था। टोटल 4 स्टेजेस में हुआ था, जिनमें से एक स्टेज आज निकल के आता है अपना स्केयरसिटी सेंटर का। अब स्केयरसिटी सेंटर के बारे में इनमें से किन इकोनॉमिस्ट ने बात करी थी, क्या वो एडम स्मिथ और जेबी से हैं, एल्फ्रेड मार्शल और एसीपीयू है, रॉबिन्सन एंड विकस्टीड है, या जेएम कीन्स और पॉल ए सैमुअल्सन है। कौन सा है इसमें से करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है आपका, बता दूं, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, लायनल रॉबिन्स एंड विकस्टीड। कुछ नहीं करना है, नोट्स में जाना है, सबसे ऊपर प्यारा प्यारा आपको चार्ट दिया हुआ है, देखो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, स्केयरसिटी सेंटर, यही मैंने आपको नाम देके रखा है, रॉबिन्स और विकस्टीड। वेलफेयर सेंटर्ड किसने दी थी, मार्शल और पिग्यू ने। वेल्थ सेंटर्ड स्मिथ और जेबी से ने। कीन्स और सैमुअल्सन ने दी थी ग्रोथ सेंटर्ड डेफिनेशन, जो कि हमारा लास्ट स्टेज था इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में, इकोनॉमिक्स के एवोल्यूशन में। कमिंग ऑन टुवर्ड्स आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज टॉप 50 एमसीक्यू सीरीज, पीपीसी इज डैश टू इट्स ओरिजिन। जो पीपीसी कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, वो अपने ओरिजिन पे कौन से शेप में होता है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, यू शेप्ड या जे शेप्ड का। तो भैया जे शेप्ड आउटराइट गलत ऑप्शन है, यू शेप भी गलत ऑप्शन है। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में, तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको क्या करना है, जो मेरा रेगुलर लेक्चर है वो आपको देखना है। सही आंसर मैं आपको बता देता हूं, सही आंसर क्या है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉनकेव। पीपीसी कर्व कैसा होता है, कुछ इस तरीके का। अब ये जो शेप है, इस तरीके की शेप, इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव। और जो उल्टा होता है इस तरीके का, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। एक बार दिखा भी देता हूं नोट्स में, सिंपली नीचे जाना है पीपीसी कर्व वाले टॉपिक पे जाओ, ये रहा। तो ये क्या है अपना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसका शेप कैसा है, इस तरीके का है। इस शेप को क्या बोलते हैं, कॉनकेव शेप बोलते हैं। कहीं ना कहीं लिखा और ये चीज हाईलाइट भी जरूर होगी। या चलो एक बार आपको वन लाइनर से ही दिखा देता हूँ, वन लाइनर में भी ये चीज मेंशन होगी प्रॉपर तरीके से। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व चेक करना पड़ेगा, ये लो,
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। तो देखो यहाँ इतनी आधी 4-5 वर्ड है इसमें, और इससे तुम्हारा क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन बन के आ गया है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, जब भी आप टॉप 15 एमसीक्यू सीरीज को बनाने बैठे, मेक श्योर कि एक बार वन लाइनर को बस गो थ्रू कर लो, एक बार रीड कर लो, आपके आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो इजीली सॉल्व होने वाली है। ठीक है, तो ये था हमारे टॉप 15 एमसीक्यू। जैसा कि आप सभी को पता है, आंसर की आपको हमारे जो प्रैक्टिस सेट है उसमें मिल जाएगी। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक अपन देखने वाले, कौन सा चैप्टर देखने वाले, तो नेक्स्ट अपन चैप्टर देखेंगे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अपन देखेंगे। वो वाली वीडियो कब आने वाली है, वो वीडियो आएगी जब इस लेक्चर पे हो जाएंगे 15 लाइक्स। ठीक है, थोड़ा सा टारगेट मैं बढ़ा रहा हूं, 15 लाइक्स जैसे ही इस वीडियो पे हो जाएंगे, तुरंत आपके पास क्या है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन की टॉप 15 एमसीक्यूज आपके सामने आ जाएंगे। आई होप कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे और मैक्सिमम आपके सही हुए होंगे। क्या स्कोर रहा कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलना। इस वीडियो में आपने टाइम दिया, लास्ट तक आप बने रहे, उसके लिए बहुत ही ज्यादा धन्यवाद।